नमस्कारम एवरीवन। होपफुली आप लोगों की तैयारी बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त चल रही होगी। बहुत ही रैपिड रिवीजन करने वाले हैं हम लोग डेवलपमेंट और फिर सेक्टर ऑफ इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी। फिर उसके बाद हम देखने वाले हैं मनी एंड क्रेडिट और फिर लास्ट चैप्टर हमारा ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी। मतलब बहुत ही रैपिड और बहुत ही क्विक रिवीजन होगा विद द हेल्प ऑफ माइंड मैप। और एक्सट्रीमली सॉरी एवरीवन, चूँकि मैं बाहर हूँ अभी, शादी में आया हुआ हूँ, तो एकांत मिल नहीं रहा है मुझे। एक्चुअली होता क्या है, लोग रिलेट कर पाएंगे आप लोग, कि जब आप शादी में होते हैं तो आपको ना लोगों, मतलब आप जब है वहाँ पे तो लोग आपके अपीयरेंस को बस चाहते हैं कि आप वहाँ बैठे रहें। जैसे ही आप बाहर जाते हैं, कहीं और जाते हैं, तभी लोगों की ज़रूरत होती है। और कोई काम करना या आपसे काम करवाना नहीं होता है। दे आर जस्ट आस्किंग कि कहाँ गया है वो या कहाँ है वो। और जब आप चले जाइए पूछे, मतलब जब भी मैं बाहर निकलता हूँ थोड़ी देर के लिए भी, तो सभी खोजना शुरू कर देते हैं। और जब आप पहुँचिए वहाँ पे, किसी को कोई काम नहीं होता है। दे वर जस्ट, वो आपके अपीयरेंस को मिस कर रहे होते हैं। ठीक है, तो अगेन आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। मैं बाहर हूँ, मैक्सिमम चीज़ें मैं नहीं दे पा रहा हूँ, लेकिन होपफुली मैं समझ रहा हूँ कि आप लोग मैक्सिमम चीज़ें अपनी तरफ से कर रहे होंगे। यू आर एट स्ट्राइकर एंड। तो चलिए झटपट शुरू करते हैं। डेवलपमेंट एक चैप्टर है और इससे रिलेटेड सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी, फिर उसके बाद मनी एंड क्रेडिट और ग्लोबलाइजेशन, सारे चैप्टर्स को हम बहुत ही रैपिड और बहुत ही क्विक रिवीजन करने वाले हैं। एक एक करके देखते हैं हम लोग। तो अगर हम डेवलपमेंट की बात करें तो फॉर ईच इंडिविजुअल डेवलपमेंट के गोल अलग अलग होते हैं। डेवलपमेंट का मायने सबके लिए अलग अलग होता है। डेवलपमेंट का मतलब क्या है, ठीक है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट। तो इसको दो तरीके से कैटेगराइज करके देखा गया। एक इंडिविजुअल डेवलपमेंट, मतलब एक के लिए पर्टिकुलरली एक व्यक्ति के लिए डेवलपमेंट का क्या मतलब है, और नेशनल डेवलपमेंट मतलब पूरे देश के लिए डेवलपमेंट का क्या मतलब है। ये दो चीज़ों में कैटेगराइज करके देखा गया है। तो कहा जा रहा है कि राइज इन हिज इनकम, जैसे अगर एक व्यक्ति की बात करें तो अगर उसका इनकम लेवल बढ़ता है तो उसका लाइफ और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग वो बेहतर हो जाएगा। और इससे क्या होगा कि इससे वो डिफरेंट डिफरेंट गोल्स अचीव कर पाएगा। वो उसकी जो इच्छाएं हैं वो बेटर लाइफ जिएगा। ठीक है, उसका एजुकेशन लेवल बेहतर होगा, हेल्थ या फिर लग्जरियस लाइफ वो जिएगा। तो इंडिविजुअल लेवल पर अगर हम बात करें तो डेवलपमेंट दो तरीके के हैं। एक कि इंडिविजुअली कोई व्यक्ति इंडिविजुअली कितना डेवलप हुआ और पूरा देश कितना डेवलप हुआ है। अ राइज इन नेशनल पर कैपिटा इनकम, मतलब देश का पर कैपिटा इनकम कितना है अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, लंबे समय से, और अ हायर पर कैपिटा इनकम, इसके बीच का डिफरेंस। एवरी नेशन ऑल्सो नोन एज इकोनॉमिक डेवलपमेंट, अंडर डेवलप कंट्री, डेवलपिंग कंट्री और डेवलप्ड कंट्री। इसको हम देखेंगे। तो डेवलपमेंट को दो तरीके से डिराइव करके देखा गया। फिर क्या क्या एस्पेक्ट्स हैं, किन किन के थ्रू हम, तो दीज वेर द एस्पेक्ट्स। अगर हम एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट की बात करें, एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट की बात करें तो इसको दो तरीके से कैटेगराइज किया गया। कैसे कैसे, तो एक है डिफरेंट पीपल मे हैव डिफरेंट डेवलपमेंट गोल। एग्जैक्टली ये चीज़ें बिल्कुल भी सही है कि अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग डेवलपमेंट है। डेवलपमेंट का मायने अलग अलग होता है। और इसी से रिलेटेड एक अलग टर्म ये है, वो कह रहा है कि डेवलपमेंट फॉर वन पर्सन मे नॉट बी डेवलपमेंट फॉर अनदर। मतलब एक के लिए डेवलप, इसको एग्जाम्पल के थ्रू हम समझेंगे। पहले ये देखिए, जैसे मान लीजिए यूथ के लिए, एक छोटे बच्चे के लिए डेवलपमेंट का मतलब कुछ और हो सकता है। जैसे यूथ के लिए डेवलपमेंट का मतलब है कि गुड जॉब अपॉर्चुनिटी मिल जाए, एक अच्छा जॉब मिल जाए। गर्ल्स के लिए क्या है, गर्ल्स के लिए मे वांट इक्वल फ्रीडम, राइट एंड एक्सप्रेस देमसेल्फ, उसे फ्रीडम मिले, वो बाहर घूम सके, अपने आप को एक्सप्रेस कर सके। ठीक है, जैसे लड़कियां कहती है कि उसे उतना नहीं बोलने दिया जाता या फिर उसे उतना फ्रीडम नहीं मिलता जितने बॉयज़ को मिलता है। तो डेवलपमेंट का मतलब गर्ल्स के लिए अलग है, यूथ के लिए अलग है। जो लैंडलेस हैं, जो वर्कर हैं, उनको अगर अच्छी सैलरी मिल जाए, अच्छे वेजेस मिल जाए, तो उनके लिए डेवलपमेंट का मतलब ये है। सो डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट डेवलपमेंट गोल। और अगर हम बात करें इसकी, डेवलपमेंट फॉर वन पर्सन मे नॉट बी डेवलपमेंट फॉर अनदर, ये बहुत ही रिलेटेबल है। मान लीजिए एक जगह से ट्रेन का ट्रैक बन रहा है, तो ट्रेन का ट्रैक जहाँ से बन रहा है उसमें जिन जिन फार्मर्स के, जिन जिन विलेजर्स के ज़मीन आ रहे हैं, हो सकता है उनको सेक्रीफाइस करना पड़ रहा हो। तो ज़रूरी नहीं ये डेवलपमेंट नेशन बिल्डिंग के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, इंडियन इकोनॉमी के लिए बहुत बेहतर है, लेकिन उस विलेजर के लिए जिसके इसमें जमीन गए हैं वो डेवलपमेंट नहीं है। सेम एग्जांपल यहाँ पे एक दूसरा एग्जांपल दिया गया है, मे प्रोवाइड इलेक्ट्रिसिटी टू इंडस्ट्रीज बट डिस्प्लेसमेंट टू विलेजर्स। मतलब कंस्ट्रक्शन हो रहा है डैम का, और डैम के कंस्ट्रक्शन से इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड होगी। इलेक्ट्रिसिटी बनने से इंडस्ट्री को फ़ायदा होगा, जो इन्वेस्टर हैं उनको फ़ायदा होगा, जो बिजनेसमैन है उनको फ़ायदा होगा। लेकिन विलेजर जहाँ पे ये डैम कंस्ट्रक्ट किए गए, जिनके ज़मीन लिए गए हैं, हो सकता है उनके लिए नुकसानदेह हो सकता है उनके लिए डेवलपमेंट नहीं हो एटलीस्ट। सो डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट डिफरेंट डेवलपमेंट गोल एंड डेवलपमेंट फॉर वन
पर्सन मे नॉट बी डेवलपमेंट फॉर अनदर। सो ये दो एग्जाम्पल है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें इकोनॉमिक डेवलपमेंट की, कैसे मेजर किया जाता है, कैसे कोई कंट्री डेवलप्ड है या फिर नहीं डेवलप्ड है, डेवलपिंग है, अंडर डेवलप्ड है, पुअर कंट्री है, रिच कंट्री है, किन किन के थ्रू हम कहेंगे कि ये एक डेवलपिंग कंट्री है, डेवलप्ड कंट्री है। तो इसके लिए कहा जाता है कि उस कंट्री का पर कैपिटा इनकम, मतलब पर कैपिटा इनकम निकालने का कि मतलब उस कंट्री का टोटल इनकम कितना है, टोटल इनकम कितना है और टोटल पॉपुलेशन कितना है। तो इसे पर कैपिटा इनकम, पर पर्सन इनकम भी इसे आप कह सकते हैं कि पर पर्सन का इनकम कितना है। अब उनके इनकम से उनका लाइफस्टाइल पता चलता है, अगर इनकम अच्छा है तो वो अच्छा लाइफस्टाइल जिएंगे, ठीक है। तो पर कैपिटा इनकम, पर कैपिटा इनकम क्या है ये, तो नेशनल इनकम डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन। जो नेशनल इनकम है, नेशनल इनकम को टोटल पॉपुलेशन से हम डिवाइड करते हैं तो इससे निकलता है क्या, पर कैपिटा इनकम, ठीक। अब इसमें ही बताया जा रहा है कि वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2019 सेज पर कैपिटा इनकम ऑफ कंट्रीज विथ $। ये एग्जांपल दिए गए हैं कि एक स्टैंडर्ड फिट किया गया कि अब रिच लेवल, रिच कंट्रीज के इतने हैं, पुअर कंट्रीज के इतने हैं, बिलो लो इनकम कंट्रीज इंडिया के इस तरीके के हैं, डेवलपिंग कंट्री के ये है, ये $। में बताया गया है। मतलब पर कैपिटा इनकम एक मेजरमेंट है जिसके थ्रू मेजर किया जा सकता है। मतलब इनकम एक मेजरमेंट है। अगर मैं बात करूं तो इनकम एक मेजरमेंट है जिसके थ्रू, इनकम एक मेजरमेंट है, इनकम एक मेजरमेंट है जिसके थ्रू हम कंट्री के डेवलपमेंट को मेजर कर सकते हैं। इनकम एक मेजरमेंट है जिसके थ्रू हम कंट्री के डेवलपमेंट को मेजर कर सकते हैं। दूसरा मेजरमेंट क्या है, तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ये क्या है, इसे हम बड़े बेटर तरीके से डिस्कस करने वाले हैं आगे। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या है, इसके थ्रू भी, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के थ्रू इससे हम क्या मेजर करते हैं, तो इट इज ऑब्वियसली एन एवरेज पर कैपिटा इनकम, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो एंड एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी, हाईएस्ट एवरेज ऑफ ऑल 3 फैक्टर्स। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की अगर हम बात करें तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI जो मेजर करता है क्या क्या, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI मेजर्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट थ्रू इकोनॉमिक एंड सोशल कंपोनेंट। इसमें 3 HDI के कंपोनेंट की अगर हम बात करें, अगर हम कंपोनेंट ऑफ HDI की बात करें तो इसमें पर कैपिटा इनकम है, लोगों के इनकम की बात होती है कि लोगों का इनकम कितना है, ठीक है। कंपोनेंट ऑफ ऑब्टेन बाय डिवाइडिंग नेशनल इनकम, जो अभी मैंने ऊपर देखा कि पूरे देश का इनकम कितना है और देश की आबादी कितनी है, अगर उससे हम डिवाइड कर देते हैं तो पर कैपिटा इनकम निकल जाता है। फिर उसके बाद एवरेज एक्सपेक्टेड लाइफ। एवरेज एक्सपेक्टेड लाइफ अगर हम इसको कैटेगराइज करें तो ये इनकम की बात करता है, ये बात करता है कि इसकी, ये इनकम की बात करता है। और अगर एवरेज एक्सपेक्टेड लाइफ की, लोग कितना लाइफ जी रहे हैं, सस्टेनेबिलिटी कितनी है, अ सोशल कंपोनेंट रिलेटिंग हेल्थ नेशनल, इट इज द एवरेज लाइफ ऑफ पर्सन सिंस हिज और हर बर्थ टाइम। मतलब कि जन्म के समय से लेकर वो कितने साल तक जी रहा है, तो कितने साल तक जी रहा है ये बताता है कि वहाँ का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, डॉक्टर और पेशेंट रेशियो कितना है, हॉस्पिटल्स कैसे हैं, तो ये हेल्थ को बताता है और हेल्थ रिलेटेड चीज़ों को बताता है। अगर पहला एस्पेक्ट इनकम को बताता है तो दूसरा एस्पेक्ट हेल्थ को बताता है। हेल्थ इंडिकेटर है, अगर कहीं का, किसी भी देश का इनकम या देश के लोगों का इनकम अच्छा है तो इनकम अच्छा होने से उनका लाइफस्टाइल अच्छा होगा, हेल्थ अच्छा होगा, एजुकेशन पे अच्छा खर्च करेंगे, फूड पे अच्छा खर्च करेंगे, ठीक है। तो दीज वर द थिंग्स। HDI के अगर एक कंपोनेंट में बात करें तो एक कंपोनेंट है इनकम, दूसरा हेल्थ, जिससे कि उनके लाइफ एक्सपेक्टेंसी की पता चलती है कि वो कितने, जैसे एवरेज लाइफ की पता चलती है, कोई 60 साल जी रहा है, कोई 70 साल जी रहा है, कोई जन्म के समय मर जाए, तो ओवरऑल लाइफ एक्सपेक्टेंसी देखी जाती है। एक्सपेक्टेड टाइम देखा जाता है, कितने टाइम तक एक्सपेक्टेड लाइफ कितना है, 70 साल, 80 साल, किस एज ग्रुप तक, और जितना ज़्यादा एक्सपेक्टेड लाइफ होता है वहाँ का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर उतना अच्छा होता है। फिर तीसरा बताया जा रहा है ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो। ये क्या है, अ सोशल कंपोनेंट रिलेटिंग एजुकेशन ऑफ द कंट्री, और ये रेफर करता है टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन इनरोल्ड फ्रॉम प्राइमरी, सेकेंडरी क्लासेस एंड बियॉन्ड इट। मतलब लोग एजुकेशन में कितना इनरोल्ड हैं, कितने लोग पढ़ रहे हैं। मतलब पहला हमें इनकम, पहला एस्पेक्ट हमें इनकम को बताता है, पहला इंडिकेटर हमें इनकम लेवल को बताता है, दूसरा हेल्थ इंडिकेटर को बताता है, और तीसरा एजुकेशन को बताता है। दीज वेर 3 कंपोनेंट जो कि HDI को बताता है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ये एक इंडिकेटर है जो इंडिकेट करता है कि कंट्री का डेवलपमेंट कितना अच्छा है।
इनकम कैसा है, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, और एजुकेशन में इन्वॉल्वमेंट कैसा है कि कितने लोग एडमिशन करवाते हैं, कैसे पढ़ाई होती है। ये सारे चीज़ ओवरऑल डेवलपमेंट को डिफाइन करते हैं। मतलब डेवलपमेंट के लिए इनकम, हेल्थ और एजुकेशन का होना बहुत ज़रूरी है। तो इन चीज़ों के थ्रू, और इसे निकालती है यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये इसके थ्रू काउंसिल है जो कि मेजर करता है कि वहाँ का इनकम लेवल लोगों का कैसा है, हेल्थ कैसा है, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, एजुकेशन कैसा है, ये उसे मेजर करते हैं। तो इसके थ्रू ही फिर उसके बाद एक टर्म और यहाँ पे आप देख रहे हैं, वो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये क्या है? तो ये डेवलपमेंट कहा जाता है कि मेंटेनिंग अ सर्टेन डेवलपमेंट रेट फॉर प्रेजेंट एंड ऑल्सो फॉर फ्यूचर जनरेशन। ऐसा डेवलपमेंट जिसमें हम अपने डेवलपमेंट के साथ साथ फ्यूचर जनरेशन और नेक्स्ट जनरेशन और अपकमिंग जनरेशन के बारे में भी सोचते हैं। ये नहीं कि खुद ही अभी अपने डेवलपमेंट की बात करते हैं। एंड इट इज़ अ मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट। ऐसा डेवलपमेंट जो अपने डेवलपमेंट के साथ नेक्स्ट जनरेशन के डेवलपमेंट के बारे में भी सोचे, दैट इज कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये मेजर किए जाते हैं मेजर थ्रू। तो अगर हम बात करें डेवलपमेंट और इकोनॉमिक डेवलपमेंट की, तो इसमें पर कैपिटा इनकम की बात होती है, लोगों का इनकम कितना है। फिर यहाँ हमने देखा कि एचडीआई निकाला जा रहा है। तो एचडीआई में क्या निकल रहा है? एचडीआई में हम इनकम लेवल की बात करते हैं, फिर एचडीआई में हम हेल्थ की बात करते हैं, और एचडीआई के थ्रू हम एजुकेशन की बात करते हैं। और दीज वेर द इंडिकेटर, कहीं का अगर किसी भी देश के लोगों का इनकम लेवल अच्छा है, उनका लाइफस्टाइल अच्छा होगा, हेल्थ अच्छा है मतलब वो ज़्यादा प्रोडक्टिव होंगे, अच्छे से काम कर रहे होंगे, एजुकेशन अच्छा है मतलब उन्हें जॉब अपॉर्चुनिटी अच्छी मिलेगी, और ये सारी चीज़ अच्छी है तो उसका इकोनॉमिक ग्रोथ अच्छा है, वो डेवलप कंट्री कहलाएगा। और अगर नहीं है तो वो अंडर डेवलप कहलाएगा, और अगर वो प्रोसेस में है तो डेवलपिंग कंट्री कहलाएगा। सो दीज वेर द इंडिकेटर्स। अब हम अगले चैप्टर की तरफ चले, सेक्टर ऑफ इकोनॉमी। जैसे आपको याद होगा, हमने पॉलिटिकल साइंस में पढ़ा था कि अलग अलग लिस्ट बनाया हुआ था, स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट, जिसमें कैटेगराइज किया गया था। वैसे इकोनॉमी की सारी एक्टिविटी को 3 तरीके से जनरली कैटेगराइज किया गया। एक है प्राइमरी सेक्टर, दूसरा है सेकेंडरी सेक्टर, और तीसरा है टर्शियरी सेक्टर। अब एक एक करके हम देखते हैं, प्राइमरी सेक्टर क्या है, सेकेंडरी सेक्टर क्या है, और टर्शियरी सेक्टर क्या है। अगर हम बात करें सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, मतलब इकोनॉमी में काम कैसे होता है, एग्रीकल्चर रिलेटेड काम होता है, या फिर मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड सामान बनाने का काम होता है, या सर्विस प्रोवाइड किया जाता है कि बना हुआ सामान को बेचने का काम होता है। जैसे मान लीजिए एकदम नेचुरल सामान निकला, जैसे खेत से का सामान निकला है पोटैटो, और उसको एज इट इज़ बेच दिए, तो वो प्राइमरी सेक्टर का है। हम फार्मिंग कर रहे हैं, जैसे दूध निकला है, उसमें कुछ भी मैन्युफैक्चर करने की जरूरत नहीं, सीधे सीधे हम दूध बेच दे रहे हैं, ये क्या है? प्राइमरी सेक्टर है। मतलब एज इट इज चीज़ों को कर देना प्राइमरी सेक्टर, कुछ बनाकर करना मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, और उन्हीं चीज़ों को लोगों तक सर्व करना वो है सर्विस सेक्टर। टर्शियरी सेक्टर को सर्विस सेक्टर भी कहते हैं। एक एक करके अगर हम देखें इसे, देखें तो जैसे देखिए प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर। तो प्राइमरी सेक्टर को नेचुरल सेक्टर भी कहा जाता है। अगर हम बात करें प्राइमरी सेक्टर की, तो प्राइमरी सेक्टर प्रोड्यूस गुड्स विथ नेचुरल एंड बायोलॉजिकल प्रोसेस, लाइक फार्मिंग हो गया, और एनिमल एंड हस्बेंड्री हो गया, पोल्ट्री हो गया, फिशरीज, इससे एग्जाम्पल पूछे जाते हैं। दीज सेक्टर इज ऑल्सो कॉल्ड फार्मिंग सेक्टर, इसे फार्मिंग सेक्टर भी कहते हैं। सेकेंडरी सेक्टर क्या है? जैसे मान लीजिए अगर हम मिल्क की बात करें, तो मिल्क क्या है? मिल्क है प्राइमरी सेक्टर, लेकिन इसी दूध से अगर इसी दूध से बटर बनाया जाता हो, चीज़ बनाया जाता हो, पनीर बनाया जाता हो, तो इसमें कुछ मैन्युफैक्चरिंग किया जाए, प्रोसेस किया जा रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? जैसे मान लीजिए पोटैटो, अभी मैंने पोटैटो का एग्जांपल दिया। पोटैटो क्या है? पोटैटो प्राइमरी सेक्टर का है, लेकिन इसी से चिप्स जो बनाया जा रहा है, चिप्स कुरकुरे, ये क्या है? सेकेंडरी सेक्टर का है, मैन्युफैक्चर किया जा रहा है, इंडस्ट्री का यूज़ किया जा रहा है, मशीन टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जा रहा है। तो प्राइमरी सेक्टर को मशीन और टेक्नोलॉजी की हेल्प से हम सेकेंडरी सेक्टर में यूज़ करते हैं, और इसी को सर्विस सेक्टर में हम सर्व करके यूज़ करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर क्या है? इसको इंडस्ट्रियल सेक्टर भी कहते हैं। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को हम इंडस्ट्रियल सेक्टर भी कहते हैं। इंडस्ट्री गुड्स जो टेक्नोलॉजी को यूज़ करता है, मशीन को यूज़ करता है, और प्राइमरी सेक्टर के चीज़ों को यूज़ करके, मैन्युफैक्चर करके, और फिर अब सर्विस सेक्टर क्या है? तो प्रोड्यूस बेसिक सर्विस विच स्मूथ इन प्रोडक्शन ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर। जैसे डॉक्टर्स हो गए, बैंकिंग हो गया, इंश्योरेंस हो गया, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन हो गया। सो दीज वेयर 3 सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर को एग्रीकल्चर सेक्टर भी कहेंगे, सेकेंडरी सेक्टर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर या इंडस्ट्रियल सेक्टर भी कहेंगे, और टर्शियरी सेक्टर जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं, जैसे टीचर्स, साइंटिस्ट, डॉक्टर, इंजीनियर, एक्टर, ये सब क्या है? टर्शियरी सेक्टर है। अब अगर हम बात करें अगले कंपोनेंट की, जैसे हमारा अगला टर्म है सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन द बेसिस ऑफ एम्प्लॉयमेंट। जैसे एम्प्लॉय कैसे हैं? ऑर्गेनाइज हैं, अनऑर्गेनाइज हैं,
उन्हें सैलरी मिल रही है, बेसिक सैलरी। और इसे दो तरीके से कैटेगराइज किया हुआ है, इसे दो तरीके से कैटेगराइज किया गया सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन द बेसिस ऑफ एम्प्लॉयमेंट कंडीशन। एक है ऑर्गेनाइज सेक्टर और एक है अनऑर्गेनाइज सेक्टर। ऑर्गेनाइज सेक्टर क्या है? तो ऑर्गेनाइज सेक्टर ऐसा जिसमें सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज है, व्यवस्थित है। जैसे उनको उनकी जॉब सिक्योरिटी की बात होती है, उनको सैलरी कितना मिलेगा, कितने दिन की छुट्टी होगी, एक्स्ट्रा पेमेंट मिलेगा, ओवर टाइम होगा, छुट्टियां कितनी होंगी। सो दीज वेयर द ऑर्गेनाइज्ड थिंग, मतलब ये सारी चीज़ें व्यवस्थित है, बेहतर तरीके से दी गई हैं, तो इसे ऑर्गेनाइज सेक्टर कहा गया। उनको उनके उनके वर्क टाइम क्या होंगे, उनकी सैलरी क्या होगी, कितने देर काम करना होगा, कब छुट्टी होगी, कितना सैलरी मिलेगा, छुट्टियां पेड होंगी कि नहीं, जॉब सिक्योरिटी है, कितने दिन की छुट्टी है, नहीं है, ये सारी चीज़ें अगर क्लियर नहीं है, जैसे मान लीजिए चौक पे गुपचुप बेचने वाले, ठेला से सब्जियां बेचने वाले लोग, इनके सैलरी की, इनके छुट्टी के दिन की एग्जैक्टली कोई गारंटीड नहीं है, इसका कोई क्लेरिफिकेशन नहीं है, दैट इज कॉल्ड अनऑर्गेनाइज सेक्टर। और ऑर्गेनाइज सेक्टर क्या है? जैसे बैंक में काम करने वाले क्लर्क हैं, बैंक में काम करने वाले मैनेजर हैं, टीचर हैं, प्रोफेसर हैं, डॉक्टर हैं, इनकी एक सैलरी है, इनका एक हॉलीडे है, परफेक्ट। तो जो चीज़ें ऑर्गेनाइज है, व्यवस्थित तरीके से, उसे ऑर्गेनाइज सेक्टर कह रहे हैं। और रैंडमली सैलरी फिक्स नहीं है, उनका प्रॉपर वर्क टाइम नहीं है, वर्किंग कंडीशन का पता नहीं है, दैट इज कॉल्ड अनऑर्गेनाइज सेक्टर। जैसे गुपचुप का ठेला या फिर फल सब्जी को बेचने वाले, टपरी पर बेचने वाले लोग, ये क्या है? अनऑर्गेनाइज सेक्टर के हैं। ठीक, अब अगर हम बात करें सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, मतलब मालिक कौन है, सरकार मालिक है या कोई प्राइवेट कंपनी मालिक है। सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, तो पब्लिक सेक्टर या प्राइवेट सेक्टर। अगर पब्लिक सेक्टर की बात करिए, द सेक्टर विच इज रन बाय गवर्नमेंट, सरकार जिसे चलाती है, दैट इज कॉल्ड पब्लिक सेक्टर। और सरकार चलाएगी तो चीजें ऑर्गेनाइज होंगी, छुट्टियां कितनी मिलेंगी, सैलरी कितनी मिलेंगी। सो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड ऑर्गेनाइज सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर में कुछ प्राइवेट कंपनियां हैं या फिर काफी प्राइवेट कंपनियां भी ऐसी हैं जो सैलरीज, वर्क टाइम, हॉलीडे सबको ऑर्गेनाइज करके रखती है। प्राइवेट सेक्टर क्या है? वर्क इंडिपेंडेंटली विदाउट एनी इंटरफेरेंस ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के बिना किसी इंटरफेरेंस के, बिना किसी रोक टोक के, एंड इट इज प्रॉफिट एज मेन मोटिव। जैसे अब अगर हम बात करें गवर्नमेंट सेक्टर की, तो गवर्नमेंट सेक्टर में वेलफेयर, लोगों का कल्याण, लोगों की भलाई के बारे में सोचा जाता है, जबकि प्राइवेट सेक्टर में प्राइवेट कंपनियां अपने प्रॉफिट की बात करती है। ठीक है, और पेइंग लो वेजेस एंड टेक्स लॉन्गर आवर्स ऑफ वर्क, कम सैलरी देकर, कम पैसे देकर और ज्यादा काम करवाना चाहती है। दैट इज ऑब्वियसली इट एक्ट्स लाइक अनऑर्गेनाइज सेक्टर, ऐसे काम करती है। जैसे वाटर सीवेज की बात कर लीजिए या फिर रेलवे की बात कर लीजिए, बैंकिंग की बात कर लीजिए, गवर्नमेंट बैंक भी है, वैसे प्राइवेट बैंक भी है। तो दीज गवर्नमेंट स्कूल्स, दीज वेयर पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर को गवर्नमेंट सेक्टर भी आप कह सकते हैं, और प्राइवेट सेक्टर। अब अगर हम बात करें ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये क्या है? जीडीपी क्या है? जीडीपी डिफाइन करता है कि किसी भी कंट्री का एक साल में कितना प्रोडक्शन हुआ, तीनों सेक्टर में, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर में। इसी को बताया वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स। फाइनल गुड्स कहने का मतलब क्या है? जो कंज्यूम किया जाता है। जैसे इन्हीं चीज़ों को आगे भी वैसे हम डिस्कस करेंगे, अभी यहाँ देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए, एक मिनट इससे मैं हटा दूँ, जैसे देख लीजिए, जैसे मान लेते हैं व्हीट गेहूँ, फिर इससे बनता है फ्लोर, आटा। ठीक है, और इससे मान लेते हैं ब्रेड बनाया जाता है या बिस्किट बनाया जाता है, इससे बिस्किट बनाया जाता है। गेहूँ, आटा और बिस्किट। मान लीजिए गेहूँ 10 रुपये केजी है, आटा का वैल्यूएशन हम 12 रुपये केजी कर देते हैं, और बिस्किट का प्राइस हम उसी का 20 रुपये कर देते हैं। ये क्या है? ये गुड्स है जिसका एडिशनल प्राइस ऐड होता चला जा रहा है। तो जीडीपी में लोग जो कंज्यूम करेंगे, मान लो किसी ने गेहूं खरीदा और अपने घर में ही रोटी बना ले रहा है, तो कंज्यूम क्या कर रहा है? गेहूं। तो दैट इज कॉल्ड फाइनल गुड्स। फाइनल गुड्स जो कंज्यूम कर लिया उसने। अच्छा, किसी ने आटा यूज कर लिया तो दैट इज कॉल्ड फाइनल गुड्स। अगर किसी ने बिस्किट कंज्यूम किया है तो ये फाइनल गुड्स कहलाएगा। इसमें सबके वैल्यू ऐड नहीं होंगे, जो कंज्यूमर कंज्यूम कर रहा है वही फाइनल गुड्स कहलाएगा। अब इसका यूज किया जाने वाला जीडीपी क्या है? तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, घर के अंदर एक साल में पूरे, जैसे मान लीजिए अगर इंडिया की हम बात करें, ये इंडिया है, लेट्स सपोज ये इंडिया है, तो इंडिया में एक साल के अंदर जितना भी प्रोडक्शन हुआ है, इंडिया में एक साल के अंदर जितना भी प्रोडक्शन हुआ है, एक साल में जितना भी प्रोडक्शन हुआ है, उससे हम कहेंगे जीडीपी। वो प्रोडक्शन प्राइमरी सेक्टर का, सेकेंडरी सेक्टर का या टर्शियरी सेक्टर का, कैलकुलेटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री, डज नॉट इंक्लूड वैल्यू इंटरमीडिएट गुड्स। जैसे अभी मैंने बताया 10 रुपये गेहूँ, 12 रुपये आटा और 20 रुपये बिस्किट। तो इसमें सबके प्राइस नहीं ऐड होंगे, जो फाइनल कंजम्पशन होगा उसका प्राइस ऐड होगा। अगर सबका प्राइस ऐड कर देंगे तो ये तो 42 के आसपास हो जाएगा, 12, 10, 22 और 20, 42। तो
ऐसा नहीं होगा, जो फाइनल गुड्स होगा जिसको कंज्यूम करेगा कंज्यूमर, उसके प्राइस ऐड होंगे। दिस इज कॉल्ड फाइनल गुड्स। अब हम अगर टाइप ऑफ गुड्स की बात करें, इंटरमीडिएट गुड्स, अभी फाइनल गुड्स क्या है? गुड्स जो कंज्यूमर तक पहुंचा और कंज्यूमर ने कंज्यूम कर लिया, और उसको बनाने के लिए जिन जिन चीज़ों का, गुड्स दैट आर यूज्ड फॉर फर्दर प्रोडक्शन, जैसे गेहूं मैंने बताया था 10 रुपये, 12 रुपये क्या था आटा, और 20 रुपये का बिस्किट। तो ये सारे इंटरमीडिएट गुड्स हैं, इसके बीच यहाँ तक पहुँचने में ये सारे इंटरमीडिएट गुड्स हैं। तो ये कैलकुलेट नहीं होंगे। जीडीपी में क्या कैलकुलेट होगा? जीडीपी ओवरऑल प्रोडक्शन को बताता है कि देश भर में कितना सामान बना। तो कितना सामान बना में आप कहेंगे ये भी बना, ये भी बना, ये भी बना, नहीं, बन के इसके बनने में तो ये सब लगा ही ना, तो इसीलिए इसको कैलकुलेट करेंगे, इस सब को कैलकुलेट, क्योंकि इसके कैलकुलेट करने में, इस 20 रुपये कैलकुलेट करने में तो 12 रुपये का आटा भी कैलकुलेट हो गया और 10 रुपये का गेहूं भी कैलकुलेट हो गया। इसीलिए फाइनल गुड्स का कैलकुलेशन किया जाता है। जो फाइनल गुड्स होता है, लास्ट गुड्स होता है, उसको कैलकुलेट किया जाता है। ठीक, ये आप समझ रहे होंगे। चलिए अब आगे देखते हैं। हम लोग हिस्टोरिकल चेंजेस इन कंट्री। अच्छा, इसको फिर एग्जांपल के थ्रू बताया गया। जैसे बहुत शुरू में काफ़ी लोग इसमें लगे हुए थे, हमारे यहाँ इंडस्ट्री नहीं थी, सर्विस सेक्टर नहीं था, तो इनिशियल स्टेज में एग्रीकल्चर सेक्टर वाज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन जनरेटिंग इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। बहुत पहले जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो बेटर काम कर रहा था, बहुत ज़्यादा, चूँकि एग्रीकल्चर सेक्टर में लोग भी लगे थे, इंडस्ट्री हमारे पास था नहीं। फिर मिडिल स्टेज में क्या होता है? इंडस्ट्री लगता है, डेवलपमेंट इन द प्राइमरी सेक्टर रेज्ड इंपॉर्टेंस ऑफ सेकेंडरी सेक्टर, और फिर फैक्ट्री लगता है, फिर इसमें नंबर ऑफ पीपल लगते हैं, और जैसे ही फैक्ट्री लगेगा तो फिर सर्विस सेक्टर भी बढ़ेगा, और सर्विस सेक्टर हैज़ बिन कंट्रीब्यूटिंग मैक्सिमम टू जीडीपी। देखिए होगा क्या, अभी भी मैक्सिमम लोग, एक तो ये 3 सेक्टर है। इनिशियल स्टेज में एग्रीकल्चर सेक्टर बहुत कंट्रीब्यूट कर रहा था, क्योंकि ज़्यादातर लोग वही उसी में लगे हुए हैं। करेंटली अगर हम इंडिया की बात करें तो ज़्यादातर लोग लगे हुए हैं प्राइमरी सेक्टर में, एग्रीकल्चर और खेती वाला काम कर रहे हैं, लेकिन इनकम जनरेशन किसका हो रहा है? टर्शियरी सेक्टर का। इसे आप बेटर तरीके से समझ भी रहे होंगे, क्योंकि मानिए एक फार्मर का जितना इनकम होगा, या मान लीजिए 5 फार्मर का जितना इनकम होगा, जितना 5 फार्मर्स मिलकर इनकम करेंगे, एक डॉक्टर उससे ज़्यादा ही इनकम करेगा, और डॉक्टर सर्विस सेक्टर में है और फार्मर प्राइमरी सेक्टर में है, तो ऑब्वियसली इनका इनकम लेवल भी ज़्यादा है। मतलब ज़्यादातर लोग लगे हुए हैं प्राइमरी सेक्टर में, एग्रीकल्चर जैसे कामों में, और सर्विस सेक्टर में कम ही लोग लगे हैं, लेकिन ये जीडीपी में कंट्रीब्यूट ज़्यादा करते हैं। ठीक है, अब रीज़न क्यों टर्शियरी सेक्टर बढ़ा, तो इसके पीछे के रीज़न की अगर हम बात करें, क्यों टर्शियरी सेक्टर बढ़ा? अगर प्राइमरी सेक्टर बढ़ा और सेकेंडरी सेक्टर बढ़ा, मतलब मान लीजिए एग्रीकल्चर बढ़ा और इंडस्ट्री बढ़ा, तो इंडस्ट्री के बढ़ने के लिए सर्विस होगा कि नहीं, बैंक और खुलेगा कि नहीं, और भी रेलवे स्टेशन होंगे कि नहीं, और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी बढ़ेगा कि नहीं। तो ये जुड़े हुए हैं, सर्विस सेक्टर जो सबसे जुड़ा हुआ है, प्राइमरी से भी जुड़ा हुआ है, सेकेंडरी से भी जुड़ा हुआ है। इससे क्या होगा? इसको फायदा, डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री सेक्टर, ट्रेड भी बढ़ा और ट्रांसपोर्ट भी बढ़ा, और ट्रेड और ट्रांसपोर्ट सर्विस सेक्टर का है, इससे फायदा हुआ इसको। एम्प्लॉयमेंट स्किल्ड एंड अनस्किल्ड वर्कर, इससे क्या होगा? शॉपकीपिंग, रिपेयर, पर्सनल ट्रांसपोर्ट, इन सब का फायदा होगा इसे। फिर राइजिंग ऑफ इनकम लेवल, लोगों का इनकम बढ़ेगा, तो वो डिमांड करेंगे किस सेक्टर का? सर्विस सेक्टर का ही। वो घूमने जाएंगे, टूरिज्म करेंगे, प्राइवेट स्कूल में, प्राइवेट हॉस्पिटल में, चूंकि इनकम बढ़ेगा तो उनका लाइफस्टाइल बढ़ेगा, लग्जरियस लाइफस्टाइल फॉलो करेंगे, और इससे क्या होगा? वो सर्विस अच्छी लेना चाहेंगे, और सर्विस सेक्टर ऑब्वियस सी बात है, अगर एग्रीकल्चर सेक्टर बढ़ेगा, अगर इंडस्ट्रियल सेक्टर बढ़ेगा, तो सर्विस सेक्टर भी बढ़ेगा। इंक्रीज्ड डिमांड फॉर बेसिक सर्विस, अब बेसिक सर्विस का डिमांड बढ़ जाएगा, जैसे पुलिस, बैंक, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बढ़ेगा, ग्रोथ ऑफ न्यू सर्विसेज, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, ये सारी चीज़ें बढ़ेंगी। ऑब्वियस सी बात है, इनकम लेवल बढ़ने से हमारा जो है लाइफस्टाइल बदलता है, लाइफस्टाइल बदलेगा, हम सर्विस ज़्यादा लेना चाहेंगे, सर्विस सेक्टर ऑब्वियसली बदलेगा। ठीक, अब बात करें अनएम्प्लॉयमेंट की, तो अनएम्प्लॉयमेंट को कैटेगराइज किया हुआ है, किस किस प्रकार के अनएम्प्लॉयमेंट है, कितने, तो एक है डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, फिर है ओपन अनएम्प्लॉयमेंट, फिर है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, और इसी को काउंटर करने के लिए महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी जनरेशन दिया गया, 100 दिन का काम दिया जाता है इसमें। ये क्या है? डिस्गाइज्ड एम्प्लॉयमेंट, मतलब व्हेन वर्कर डू नॉट गेट फुल आवर्स ऑफ वर्क, मतलब जितना वो काम कर सकते उतना उनको नहीं मिलता है, दैट इज कॉल्ड डिस्गाइज्ड। दे कैन डू इन अ डे, इट ऑल्सो मीन्स द सिचुएशन ऑफ अंडर एम्प्लॉयमेंट, मतलब जितना काम वो कर सकते उतना काम उन्हें मिलता नहीं है। फिर ओपन अनएम्प्लॉयमेंट क्या है? व्हेन वर्कर आर विलिंग टू वर्क इन डे एट प्रिवेलिंग वेजेस बट डू नॉट गेट एम्प्लॉयमेंट, अब ऐसा है कि वो काम करना चाहते हैं लेकिन उन्हें काम मिल ही नहीं रहा है। ठीक, तो यह है ओपन अनएम्प्लॉयमेंट। सीजनल क्या है? जैसे मान लीजिए धान के सीजन में मजदूरों को धान की कटाई के लिए बुलाया जाए, फिर उसके बाद वो ऑफ सीजन में, अब जैसे धान की रुपाई हो रही है, उसके बाद जब वो बड़ा होता है, उस बीच में, उस गैप में उन्हें काम नहीं मिलता है, तो सीजन के ऑफ होने पर, व्हेन
when worker are unemployed due to change of season, example hosieries worker unemployed in the summer season. अब ये क्या है कि सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट है, इन्हीं सब चीज़ों को काउंटर करने के लिए गवर्नमेंट ने 100 डेज का महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एक्ट पास किया, जिसमें राइट टू वर्क कहा गया कि आप 100 डेज एम्प्लॉयमेंट तो गारंटी आपको मिलेगी. इंश्योर जॉब सिक्योरिटी. जॉब सिक्योरिटी क्या है? तो अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस इफ गवर्नमेंट फेल्स टू प्रोवाइड 100 डेज एम्प्लॉयमेंट. फिर कहा कि अगर हम नहीं प्रोवाइड करेंगे तो 100 दिन का जो हमने प्रॉमिस किया है वर्क, उसके लिए मैं कुछ आपको पैसे दूंगा. फिर विमेन एम्पावरमेंट की भी बात हुई. विमेन को रिजर्व किया गया वन थर्ड सीट रिजर्वेशन. कहने का मतलब कि अगर 3 मेल होंगे तो उसमें से एक फीमेल तो होगी ही होगी. इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? तो ये जो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट था, काम नहीं मिलता था, इसके ऑब्जेक्टिव है कि इनका लाइफस्टाइल अपलिफ्ट किया जाए, इनका लाइफस्टाइल अपलिफ्ट किया जाए, पॉवर्टी लाइन से इनको बाहर किया जाए, रिड्यूस किया जाए अर्बन माइग्रेशन भी, तो कि ये लोग शहरों की तरफ चले जाते थे, और इनके लाइफस्टाइल को बेहतर किया जाए. इनका अगर चूंकि इनके पास रेगुलर काम मिलेगा मतलब इनकी सैलरी अच्छी होगी, इनकम अच्छा होगा मतलब कि इनका लाइफस्टाइल अच्छा होगा, ये हेल्थ पे अपने एजुकेशन पे अच्छा खर्च करेंगे. तो ओवरऑल इनका अगर लाइफस्टाइल अच्छा होगा तो जीडीपी में बेटर कंट्रीब्यूशन करेंगे. ठीक है, तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि ये सारे टॉपिक थे जो कि हमने देखा किसमें, हमारा जो चैप्टर है सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी. इसमें हमने तीनों सेक्टर की बात की, चैलेंजेस की भी बात कर ली हमने. अब आगे के चैप्टर्स को हम देखते हैं, मनी एंड क्रेडिट. अगर हम मनी एंड क्रेडिट की बात करें, क्या है मनी एंड क्रेडिट? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है मनी एंड क्रेडिट. इसको भी हम देखते हैं माइंड मैप के थ्रू. तो मनी जो है मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, मतलब एक्सचेंज कहने का मतलब बदले में. टेंगे देखा आपने, टेंगे के बदले में एक लड़का खड़ा रहता है, ठीक है, वो भी कुछ ना कुछ कर रहा होता है. तो बदले में मतलब ये चीज़ ले रहे हैं आप और बदले में कुछ दे रहे हैं. ठीक है, तो बहुत पहले जब पैसा नहीं हुआ करता था तो हम लोग कैसे करते, तो बार्टर सिस्टम की बात होती है, मतलब एक सामान के बदले दूसरा सामान. अब इसके कुछ चैलेंजेस भी हैं. ठीक है, डिविजिबिलिटी ऑफ गुड्स और डबल कोइंसिडेंस. क्या है ये? एक तो ये कि जरूरी नहीं कि हम जो लेना चाहें सामने वाला वही लेना चाहे और बदलने, मतलब मान लीजिए कि मुझे गेहूं लेना है, तो अब गेहूं किसको देना है, या मान लीजिए गेहूं और आलू का एक्सचेंज. मान लीजिए अगर आप गेहूं देते हैं और आपको आलू लेना है, तो जो आलू आपको दे रहा है जरूरी नहीं कि उसको गेहूं लेना होगा. ठीक है, आलू देने वाले को हो सकता है भैंस लेना हो या हो सकता है चना लेना हो. अब ये प्रॉब्लम था कि दोनों तरीके के लोग, जैसे मुझे जो लेना है वो किसी को देना है और जिसको जो देना है उससे वही लेना है. मतलब ये चैलेंजिंग चीज़ें थी. मतलब जैसे आलू वाले को गेहूं लेना है और गेहूं वाले को आलू देना, तो बड़ा मस्त चीज़ है, वो लोग एक्सचेंज कर लेंगे. अब फिर दूसरा चैलेंज ये आ रहा है कि गेहूं का प्राइस है 10 रुपये और आलू का प्राइस है 20 रुपये. तो दूसरा वैल्यूएशन का भी चक्कर था. ठीक है, कि लार्ज साइज ऑफ गुड्स कैन नॉट बी एक्सचेंज विद स्मॉल साइज. मान लीजिए भैंस के बदले में आप बकरी बदल लीजिएगा या भैंस के बदले में हाथी बदल लेंगे आप. तो एक चैलेंज ये भी था. ठीक है, एक चैलेंज ये भी था. दूसरा चैलेंज, तो इसको काउंटर किया मनी ने, क्योंकि मनी एक तो वैल्यूएशन कर देता है, बेटर सोर्स ऑफ में. एक मिनट, क्या कलर यूज कर लिया मैंने, देखिए. एक तो बेटर सोर्स ऑफ मीडियम ऑफ एक्सचेंज. ठीक है, बड़ा बेहतर सोर्स है मीडियम ऑफ एक्सचेंज का. बाय सेलिंग एंड गुड्स सेपरेट मार्केट, मतलब एक तो इसका वैल्यूएशन कर दिया जाता है. मनी सॉल्व बोथ प्रॉब्लम ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स और डिविजिबिलिटी ऑफ गुड्स, मतलब बेटर तरीके से डिवाइड कर दिया गया, उसका वैल्यूएशन कर दिया गया. और पैसे से हम वैल्यू लगा लेते हैं कि इसका 50 रुपये है, आप 50 रुपये ले लीजिए. ठीक है, तो इससे फायदा तो हुआ. अब करेंटली मनी किस तरीके के रोल प्ले कर रहे हैं, मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी. अगर अभी की बात करें तो करेंसी अवेलेबल इन कॉइन्स, 95% पेमेंट आर मेड इन करेंसी नोट्स. अब फिर बैंक डिपॉजिट की बात करें 2500 एंड 200 हंड्रेड्स. ये बैंक डिपॉजिट की बात करें तो फिक्स डिपॉजिट की बात होती है, सेविंग डिपॉजिट की बात होती है, डिमांड डिपॉजिट की बात होती है. क्या है फिक्स डिपॉजिट? तो फिक्स डिपॉजिट एक टाइम पीरियड के लिए, जैसे मैंने 5 साल के लिए फिक्स कर दिए, तो 5 साल के बाद आप उसको विथड्रॉ कर सकते हैं, निकाल सकते हैं. फॉर अ फिक्स्ड पीरियड, एक पीरियड के लिए, एक टाइम के लिए फिक्स कर दिया. पेड अ हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट कैन नॉट बी विथड्रॉन बिफोर टाइम, समय से पहले उसे निकाला नहीं जा सकता. ओपन बाई सैलरीड पीपल के थ्रू सेविंग डिपॉजिट किया जाता है. एंड लिमिटेड विथड्रॉल एंड लोअर इंटरेस्ट रेट, बहुत कम दिया था. डिमांड डिपॉजिट ज़्यादातर बिजनेसमैन करते हैं. एंड कैन इश्यू मेनी चेक्स फॉर रीपेमेंट एंड नो इंटरेस्ट पेड, इसके लिए कोई इंटरेस्ट पेमेंट नहीं किया जाता है. सो दीज वेयर द बैंक डिपॉजिट्स. अब लोन एक्टिविटी की बात करें तो लोन देता कौन है, कितने कितने टाइप के लोन है. तो क्रॉप के लिए लोन मिलता है, बैंक एडवांस लोन देती है क्रॉप के बिफोर, जैसे मान लीजिए गेहूं है तो गेहूं की बुआई से पहले दिया जाता है चीपर रेट पे, इंटरेस्ट रेट पे, ताकि वो लोग बेटर तरीके से एग्रीकल्चरल एक्टिविटी करें, उससे उनको फायदा हो. इट इज पेड बैक अलॉन्ग विद इंटरेस्ट. और बिजनेस लोन की अगर हम बात करें, बैंक एंड एडवांस
एडवांस टू अ बिजनेसमैन फॉर रनिंग अ बिजनेस अगेंस्ट सम कोलेटरल। कोलेटरल क्या है? तो कोलेटरल समझ लीजिए एक सिक्योरिटी है, एक पेपर है। जैसे मान लीजिए अगर आप लोन ले रहे हैं तो आपके जमीन का कागज वो ले लेगा एक पहचान के लिए, गारंटी के लिए, ताकि आप उसके लोन पेमेंट कर सके, एक भरोसे के लिए, एक विश्वास के लिए, ठीक है। और अगर हम बात करें होम लोन की, होम लोन क्या है? तो बैंक कैन एडवांस फॉर बाइंग होम आफ्टर टेकिंग सम सिक्योरिटी, कुछ सिक्योरिटी ले लेता है, जमीन के कागज ले लेता है, ताकि सच लोन्स आर रिकवर, ताकि उसको रिकवर किया, जो पैसा दिया वो उसका डूबे नहीं, उसको वापस मिल सके इन इंस्टॉलमेंट अलॉन्ग विद इंटरेस्ट, इंटरेस्ट के साथ। जैसे मान लीजिए आपको दे दिया 50,000 रुपये, 50,000 रुपये। अब वो कह रहा है कि 10,000 के मान लीजिए 10,000 के आपके 11 किस्तों में, ठीक है, 10,000 के मान लीजिए 6 से 7 किस्तों में, मान लीजिए 6 किस्तों में आपको देता है, तो आपको 60,000 देना पड़ गया, मतलब 10,000 इंटरेस्ट लग गया आपको, ठीक है, 6 किस्तों में आपको देना पड़ गया। तो ये क्या है? 50,000 रिकवर हो गया और 10,000 वो इंटरेस्ट भी ले लिया आपसे। सो दीज वर द थिंग्स। अब लोन देने के लिए क्या है? तो लोन देने के लिए बताया गया कि लोन देने के लिए 3-4 चीज़ें हैं। क्या क्या? एक तो कोलेटरल, जिस सिक्योरिटी के तौर पे जो पेपर देते हैं, जैसे जमीन का कागज आपने दे दिया। दूसरा इंटरेस्ट पेमेंट, और तीसरा रीपेमेंट ऑफ लोन, लोन का पूरा पूरा रीपेमेंट कर देते हैं, इंस्टॉलमेंट आप देते हैं। तो क्रेडिट लेने के लिए कुछ टर्म है, क्रेडिट मतलब उधार, लोन लेने के लिए क्या क्या कंडीशन है, किन किन कंडीशन के थ्रू आपको लोन मिलेगा। एजुकेशन लोन स्टूडेंट्स को मिलता है, ठीक है। तो क्या क्या कंडीशन है? तो लोन लेने के लिए आप कुछ तो पेपर देंगे ताकि आपकी पहचान होगी, आप पे भरोसा होगा, और वो पेमेंट करेंगे कि हाँ भैया ये वापस करेंगे, कि टेंगे टेंगे कर देंगे, पैसा देंगे ही नहीं भाई। तो इसीलिए कोलेटरल सिक्योरिटी दिया जाता है, ठीक, लिया जाता है बैंक के द्वारा। और फिर बाद में जब लोन पेमेंट कर देंगे तो आपका वो जो पेपर है वो आपको लौटा दिया जाएगा, फिर इंटरेस्ट आसानी से आप उसे पेमेंट करिए, ठीक। अब देखिए सोर्स ऑफ लोन, तो लोन दो तरीके से मिलता है। एक है फॉर्मल लोन जो बैंक से मिलता है, और इनफॉर्मल लोन जो हमारे रिलेटिव से मिलता है, ट्रेडर से मिलता है, गांव के साहूकार जमींदार होते हैं वो देते हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें फॉर्मल लोन की, तो लोन एडवांस बाय सम इंस्टीट्यूशन आफ्टर कंप्लीटिंग सम फॉर्मेलिटीज, कुछ फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करने के बाद दिया जाता है। जैसे इंस्टीट्यूशन कौन कौन है? कॉमर्शियल बैंक हो गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, HDFC, SBI, CBI, बैंक ऑफ बड़ौदा। तो ये सारे बैंक कोऑपरेटिव बैंक्स, लोन थ्रू गवर्नमेंट एजेंसीज, ये आपको लोन देती है। और इंस्टीट्यूशन जो इनफॉर्मल है, जैसे हमारे फ्रेंड्स हो गए, रिलेटिव्स हो गए, ट्रेडर्स, मनी लेंडर्स, ये अगर आपको लोन देते हैं, दिस इज कॉल्ड इनफॉर्मल लोन। सेल्फ हेल्प ग्रुप, ये बहुत ही बेटर चीज़ है। इसमें मान लो 15 to 20 विमेन मेंबर अपने अपने पैसे कलेक्ट करती है, और पर मंथ फॉर पूलिंग मनी फॉर सेल्फ हेल्प ग्रुप। और ये एक बैंक में अपने पैसे कलेक्ट करती है, बैंक में पैसे सेव करती है। अब बैंक में पैसा सेव कर रही है तो बैंक देख रही है कि इतनी महिलाएं प्रॉपर वे में इतने दिनों तक पैसा पेमेंट कर रही हैं, जमा कर रही हैं, तो इससे उन सभी महिलाओं का एक क्रेडिट बन जाता है, साख बन जाता है, बैंक उन पर भरोसा करती है, और बैंक फिर उन सभी महिलाओं को एडवांस लोन देती है जिनको ज़रूरत होती है। क्योंकि एक को लेना है तो बाकी के अगर 20 मेंबर है तो 19 मेंबर तो गारंटर के तौर पे हैं ही, उन्हें कोलेटरल नहीं देना पड़ता है, उन्हें कोई भरोसा के लिए कोई कागज नहीं देना पड़ता है। तो ये सब फायदा होता है सेल्फ हेल्प ग्रुप का, जो महिलाओं के एम्पावरमेंट के लिए, उनके मान लीजिए उन्हें कोई बिजनेस करना है, इसके लिए बहुत ही फायदेमंद होता है, ठीक। और उनका अगर लाइफस्टाइल बदलेगा, उनका इनकम बदलेगा, ऑब्वियसली लाइफस्टाइल बदलेगा मतलब कि वो उनका एजुकेशन लेवल अच्छा होगा, हेल्थ सेक्टर पे वो खुद खर्च कर पाएंगे, तो इससे क्या होगा, ओवरऑल देश का डेवलपमेंट होगा। इसीलिए सरकार इस तरीके के स्टेप्स लेती है। अब हम आ गए हैं आखिरी चैप्टर की तरफ, ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी। ग्लोबलाइजेशन एक बहुत ही वाइब्रेंट टॉपिक है। ग्लोबलाइजेशन को कहा जाता है कि ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट, जैसे अगर हम बात करें ग्लोबलाइजेशन, तो ग्लोबलाइजेशन इज अ कॉज ऑफ रैपिड ग्रोथ। ग्लोबलाइजेशन के कारण रैपिड ग्रोथ होता है किसी भी कंट्री का, किसी भी कंट्री की ग्रोथ के लिए ग्लोबलाइजेशन बहुत जरूरी है। मींस अ प्रोसेस ऑफ रैपिड इंटीग्रेशन और इंटरकनेक्शन बिटवीन कंट्रीज इन अ ट्रेड। कंट्री, एक देश का दूसरे देश का या बाकी दुनिया के सभी देशों के साथ बहुत ही बेटर रिलेशन होता है ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी। और इंडियन इकोनॉमी का ग्लोबलाइजेशन पर क्या इम्पैक्ट पड़ा, इससे मल्टीनेशनल कंपनीज के ग्रोथ होते हैं, डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट बहुत बेहतर होता है। फिर उसका लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड, फिर हम लिबरल करते हैं। जैसे देखिए, अगर हम मल्टीनेशनल कंपनी की बात करें तो लार्ज कंपनीज डूइंग वर्ल्ड वाइड ट्रेड विद अ ग्लोबल नेटवर्क आर नोन एज MNCs। मल्टीनेशनल कंपनीज ग्लोबलाइजेशन के कारण ही एक देश से दूसरे देश में, सभी देशों में, जैसे प्यूमा की बात कर ली, एडिडास की बात कर लीजिए, टाटा जो इंडियन कंपनी है वो श्रीलंका में भी है, मालदीव में भी है, म्यांमार में भी है, वर्मा में भी है, थाईलैंड में भी है,
लग्जम वर्ग में भी है। तो ये क्या है, दे प्रोड्यूस क्वालिटेटिव गुड्स विथ मोटिव ऑफ अर्निंग ह्यूज प्रॉफिट। अब इससे फायदा ये होगा कि आप बाहर देश की कंपनियां भी यहाँ आएंगी तो उस तरीके का कंपटीशन होगा, इससे कंज्यूमर को भी फायदा होगा, कस्टमर को भी फायदा होगा, और जो ब्रांड है वो अपनी वैल्यू बढ़ाने के लिए कंपटीशन के कारण और बेहतर करेंगे। अच्छा कंपटीशन स्टूडेंट को भी बेहतर करता है, हम सबको बेहतर करता है, ह्यूमन बेटरमेंट के लिए अच्छा होता है, वैसे कंपनी के बेटरमेंट के लिए। रिमार्केबल डेवलपमेंट इन इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन have their interlinked in the world and wide network producers and consumers. The world has become a global village now. अब ये पूरी दुनिया एक वैश्विक गांव बन गई है। मतलब पूरे गांव, जैसे गांव में हम कैसे ट्रेड करते हैं वैसे पूरी की पूरी दुनिया एक दूसरे से ट्रेड कर रही है। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, अब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जिसे हम कहते हैं WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ये वर्ल्ड के ट्रेड को प्रमोट करती है। इट हेल्प्स टू रिमूवल ऑफ ट्रेड बैरियर, ट्रेड में जो बैरियर लगा हुआ है आसानी से, कोई भी बैरियर नहीं हो, कोई भी परेशानी नहीं हो, सब बेहतर तरीके से ट्रेड कर सकें। एंड एस्टैब्लिशेस अ फेयर एंड फ्री ट्रेड बिटवीन कंट्रीज, एक कंट्री से दूसरे कंट्री के बीच में एक बेहतर ट्रेड हो। और लिबरलाइजेशन इसी फ्रीडम की बात करता है ताकि इंटरनेशनल बैरियर नहीं हो, टैक्सेशन सिस्टम नहीं हो। इंटरनेशनल ट्रेड हैड बीन रिस्ट्रिक्टेड थ्रू रिमूवल ऑफ ट्रेड बैरियर एंड इट इज नोन एज लिबरलाइजेशन। लिबरल कर दिया जाता है, फ्री कर दिया जाता है ताकि बेहतर तरीके से ट्रेड किया जा सके। अब इंपैक्ट क्या पड़ेगा, देखिए ट्रेड का इंपैक्ट किस किस पर पड़ेगा, तो कंज्यूमर पर पड़ेगा। अगर कंज्यूमर को, अभी देखिए हमारे पास आप सबों के पास देखिए मैक्सिमम चीज़ें कितनी हैं, तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, आप खुद देख लीजिए, फील करिए, जिससे आप पढ़ रहे हैं, जिन चीज़ों को आप यूज़ कर रहे हैं उसमें मैक्सिमम चीज़ें इंडियन ब्रांड की नहीं है, फॉरेन ब्रांड की हैं। विद द हेल्प ऑफ ग्लोबलाइजेशन, तो ग्लोबलाइजेशन हैज़ बेनिफिटेड कंज्यूमर को बेनिफिट करता है। ग्लोबलाइजेशन हैज़ बीन बेनिफिटेड कंज्यूमर्स एज दे गेट चीपर गुड्स, सस्ते सामान मिलते हैं, कंपिटिटिव प्राइस, और बेटर तरीके से अफोर्डेबल प्राइस में हमें मिल जाता है, आसानी से मिल जाता है। ग्लोबल इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टर्स को भी बहुत फायदे होते हैं। इन्वेस्टर्स जो है, मल्टीनेशनल कंपनी हैव स्टार्टेड मेकिंग इन्वेस्टमेंट इन डेवलपिंग कंट्रीज, क्योंकि वहां पे वैसी कंपनियां आती हैं जिससे इन्वेस्टमेंट करते हैं। एंड इंडियन कंपनी, सॉरी एवरीवन, थोड़ा सा मैनेज कर लीजिए, ग्लोबलाइजेशन has enabled some large Indian companies to emerge as MNC such as Infosys, Tata Motors, Asian Paints, सन फार्मा एटसेट्रा। स्मॉल प्रोड्यूसर्स, वर्कर्स, इसको चैलेंजेस भी होते हैं क्योंकि उनको चैलेंजेस फेस करना होता है। बड़ी बड़ी कंपनियां आती हैं, वो बेटर अपॉर्चुनिटी देती हैं, चीप कॉस्ट पे चीज़ें प्रोवाइड करती हैं, तो इनके लिए चैलेंजेस हो जाता है। एंड बीइंग अनस्किल्ड टू डू नॉट गेट रेगुलर एम्प्लॉयमेंट एमएनसीज में उनको काम नहीं मिलता है। सो दीज वेर द थिंग्स, दीज वेर द इम्पैक्ट्स। होपफुली ये चीज़ें आपको बहुत ही बेहतरीन लगी होंगी। आशा करता हूँ कि बहुत ज़्यादा तो मैं नहीं दे पा रहा, लेकिन जितनी चीज़ें मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, अगेन आई एम टेलिंग यू, मैं दूसरी जगह आया हूँ, लेकिन फिर भी मैं अपनी तरफ से जितना कर सकता हूँ उससे ये उतना कर रहा हूं। आप लोग अपनी तरफ से चीजें करिए, ख्याल रखिए अपना, और खूब अच्छे तरीके से तैयारी करिए। अगले सेशंस के लिए मैं और भी बेहतर प्लान कर रहा हूं, और भी अच्छी चीजें आप लोगों तक पहुंचाऊंगा। आपके छोटे भाइयों को आप ये शेयर कर सकते हैं, लाइक करिए, शेयर करिए बाकी लोगों को, और सब्सक्राइब करिए। ख्याल रखिए अपना और अपनी जिम्मेवारियों का। बहुत शुक्रिया, बहुत आभार। थैंक यू एवरीवन, गॉड ब्लेस यू ऑल, सी यू सून, और ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस। देखता हूँ अब बहुत ज़्यादा चीज़ें तो नहीं, लेकिन शायद एक आधा वीडियो और मैं प्रोवाइड कर पाऊंगा। आप लोग अपनी तरफ से चीज़ें करिए, और यू आर एट स्ट्राइकर एंड, जस्ट लाइक शेफाली वर्मा, हरमनप्रीत कौर, विराट कोहली, और वॉट एवर यू फील टू हियर गुड, जो भी सुनकर आपको अच्छा लगे वो महसूस करिए, वो मान लीजिए, और अच्छे तरीके से तैयारी करिए। ख्याल रखिए अपना, और सब्सक्राइब कर दीजिए अगर नहीं किया है आपने तो, बहुत कम बोल पाता हूँ मैं। और बाकी लोगों को भी शेयर करिए, सब्सक्राइब करने को कहिए। अगले सेशन के लिए और बेहतर कुछ प्लान कर रहा हूँ, और अच्छी चीज़ें आप लोगों तक पहुँचाने की कोशिश रहेगी हमारी। थैंक यू एवरीवन।